जरूर, अगर आप भविष्य में ऐसे ही वीडियो देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल हॉन्टेड 2.0 को सब्सक्राइब कीजिए। रात के 2 बजे थे। पोर्ट ब्लेयर के नेवल कंट्रोल रूम में अचानक सायरन बजा। ऑन ड्यूटी अफसर ने स्क्रीन की तरफ देखा। एक पुराना जहाज जिसका नाम RMS कालीबाड़ी था, धीरे धीरे रडार पर उभर रहा था। पर यह कैसे संभव था? ये जहाज तो 50 साल पहले समुद्र में डूब चुका था। सभी 136 यात्री मरे घोषित कर दिए गए थे। ये कोई तकनीकी गड़बड़ी होगी, नेवी अफसर ने कहा, पर कंपकपाहट उसकी आवाज में छुपी नहीं थी। अगली सुबह अर्जुन सिंह को बुलाया गया। वो नेवी का सबसे अनुभवी अफसर था जिसने कई रहस्यमयी मिशन संभाले थे। जब उसे जहाज की खबर दी गई तो उसकी आंखों में हैरानी के साथ एक जिज्ञासा भी थी। हम एक टीम भेजेंगे, मैं खुद जाऊंगा, अर्जुन ने कहा। 3 दिन बाद एक विशेष जांच दल उस जहाज की ओर बढ़ रहा था। उनके साथ थी डॉक्टर तारा मेहरा, एक पुरातत्वविद जो समुद्री संस्कृतियों पर शोध कर रही थी, और कैप्टन यूसुफ खान, समुद्री क्षेत्र में सबसे अनुभवी नाविक। जब वे जहाज के पास पहुंचे तो एक अजीब सन्नाटा पूरे वातावरण में फैल गया। कोई हलचल नहीं, कोई आवाज नहीं। जहाज एक काली छाया की तरह समुद्र में खड़ा था। यह जहाज जीवित नहीं, पर मरा भी नहीं लगता, तारा ने कहा। जैसे ही वे जहाज पर चढ़े, सड़े हुए लकड़ी की बदबू और जले हुए लोहे की गंध उन्हें घेरने लगी। जहाज के डेक पर खून के धब्बे थे, जैसे किसी ने अभी अभी वहां मौत का नृत्य किया हो। यहाँ कोई है, अर्जुन ने धीमे स्वर में कहा। पर वे नहीं जानते थे कि उन्होंने एक अभिशप्त आत्मा की नींद तोड़ दी थी और अब उनकी खुद की जिंदगियां खतरे में थीं। जहाज पर पैर रखते ही अर्जुन सिंह की रगों में सिहरन दौड़ गई। लकड़ी की वो जंग लगी सीढ़ी जिस पर समुद्र की नमी ने सालों से जंग चढ़ा दी थी, अब उनके कदमों के नीचे चरमरा रही थी। चारों तरफ धुंध सी फैली हुई थी और समुद्र के ऊपर सूरज कहीं छुपा हुआ था, जैसे उसकी रोशनी भी इस जहाज पर आने से डरती हो। तारा ने जहाज के साइड रेलिंग को छुआ। उंगलियां काले रंग से रंग गईं। ये क्या है? उसने फुसफुसाकर पूछा। सालों पुराना खून लगता है, कैप्टन यूसुफ ने बिना किसी डर के जवाब दिया, या शायद कुछ और। इस जहाज में कुछ अजीब है, बहुत अजीब। जहाज का नाम -RMS कालीबाड़ी एक समय भारत से सिंगापुर जाने वाले व्यापारिक रास्ते पर मशहूर था। कहते हैं उसमें एक विशेष कक्ष संख्या 13 थी जिसे कभी नहीं खोला जाता था। वहां कोई भी यात्री नहीं जाता था और जो जाता वो वापस नहीं आता। हम सबसे पहले कॉकपिट और इंजन रूम देखेंगे, अर्जुन ने कहा। वे सभी एक टॉर्च की रोशनी में आगे बढ़ने लगे। जहाज की दीवारों पर धूल जमी थी, लेकिन अजीब बात यह थी कि कुछ जगहें ऐसी थीं जहां मानव हाथों के निशान ताज़ा लगे हुए थे, जैसे किसी ने हाल ही में उन दीवारों को छुआ हो। क्या यहाँ कोई जिंदा है? तारा ने धीमे स्वर में पूछा। कैप्टन यूसुफ ने सिर हिलाया। यहाँ कोई जिंदा नहीं है, पर कुछ है जो मरकर भी मरा नहीं। वे कॉकपिट तक पहुंचे। नियंत्रण कक्ष ध्वस्त था। जहाज के सारे यंत्र टूटे हुए थे, कुछ जल चुके थे, और एक कोने में कोई बैठा हुआ दिखाई दिया। अर्जुन ने टॉर्च उस ओर घुमाई। एक इंसानी कंकाल था, नाविक की वर्दी पहने हुए, जो सड़ी गली कुर्सी पर बैठा था। उसकी खोपड़ी दीवार की ओर झुकी थी। ये कैसे संभव है? अगर जहाज 50 साल पहले डूबा तो शव पूरी तरह नष्ट हो जाना चाहिए था। ये तो जैसे कल ही मरा हो, तारा ने चौंकते हुए कहा। उस कंकाल के सामने एक पुरानी डायरी पड़ी थी। अर्जुन ने उसे उठाया। डायरी के पहले पन्ने पर लिखा था, यदि कोई इसे पढ़ रहा है तो कृपया वापस लौट जाओ। इस जहाज पर वो है जो खुद को कैद नहीं मानती और मौत से भी ज्यादा भयानक है। तारा ने तुरंत डायरी को पलटना शुरू किया। उसमें लिखा था कि किस तरह 1971 में जहाज पर एक अजीब सी महिला चढ़ी थी, सफेद साड़ी में, सिर पर घूंघट, और तभी से अजीब घटनाएं होने लगीं। एक एक कर यात्री गायब होते गए। कुछ ने कूदकर आत्महत्या कर ली, कुछ की आंखें फटी की फटी रह गईं और दिल फटने से मर गए। वहीं से सब शुरू हुआ था, तारा ने कहा। कैप्टन यूसुफ ने जहाज का नक्शा निकाला। कक्ष 13 जहाज के सबसे नीचे वाले डेक पर है, जहां कभी कोई नहीं जाता था। हमें वहीं जाना होगा, अर्जुन ने निर्णायक स्वर में कहा। तारा ने विरोध किया। अगर डायरी सही है तो वहां मौत है, और अगर हम नहीं गए, अर्जुन बोले, तो ये जहाज फिर से समुद्र में मौत बांटेगा। इसे यहीं रोकना होगा। तीनों ने अपनी कमर में टॉर्च, कैमरा और रिवॉल्वर कस लिए। जहाज की गहराई में उतरने का वक्त आ गया था, और वे नहीं जानते थे कि कक्ष संख्या 13 के दरवाजे के पीछे सिर्फ आत्मा नहीं, बल्कि एक प्राचीन श्राप उनका इंतजार कर रहा था। एक ऐसा श्राप जो समुद्र की आत्माओं को भी नींद नहीं लेने देता। जहाज के निचले डेक की सीढ़ियां काली अंधेरी सुरंग की तरह थीं, तंग, गीली और अजीब सी ठंडी हवा से भरी हुई। दीवारों से रिसते पानी की बूंदें ऐसे टपक रही थीं जैसे कोई रो रहा हो। अर्जुन ने टॉर्च की रोशनी सीढ़ियों पर डाली। सीढ़ियां नीचे कहीं दूर तक जाती दिख रही थीं। हम नीचे जितना जाते हैं, तारा ने कहा, हवा उतनी ही भारी लगती है। ये सिर्फ हवा नहीं है, कैप्टन यूसुफ बोला, ये किसी की मौजूदगी है। तीनों धीरे धीरे नीचे उतरे। जहाज के सबसे निचले हिस्से में अब चारों तरफ सन्नाटा था, एक भयानक कफन जैसा सन्नाटा जो सांसों को भी दबा देता था। आखिरकार वे कक्ष संख्या 13 के सामने खड़े थे। दरवाजा लोहे का था, काला और जंग लगा हुआ।
उस पर कुछ अंक और चित्र खुदे हुए थे प्राचीन संस्कृत में, जो तारा ने पढ़ने की कोशिश की। ये शापित प्रतीक हैं, तारा ने फुसफुसाया, इनका मतलब है जो अंदर है उसे बाहर मत निकालो। लेकिन ये दरवाज़ा बंद कैसे है इतने सालों से? अर्जुन ने कहा। कैप्टन यूसुफ ने उसे धक्का देने की कोशिश की, लेकिन वो हिला तक नहीं। रुको। तारा ने जेब से एक छोटी पुरानी तांबे की चाबी निकाली, जो उन्हें कॉकपिट के शव के पास एक संदूक से मिली थी। उसने कांपते हाथों से चाबी दरवाजे में डाली। एक धीमी खरखराहट के साथ दरवाज़ा खुलने लगा, जैसे किसी ने वर्षों बाद लंबी नींद से करवट ली हो। अंदर अंधेरा था, दीवारें काले कफन की तरह थीं और कमरे के बीचों बीच एक पुरानी लकड़ी की कुर्सी थी, उस पर कोई बैठा था। कौन है? अर्जुन ने पूछा। टॉर्च की रोशनी जैसे ही उस पर पड़ी, सबकी सांसें रुक गईं। वो एक महिला थी। उसका चेहरा झुका हुआ था, लंबे बाल चेहरे पर लटक रहे थे। उसके शरीर पर सफ़ेद साड़ी थी, जो अब मटमैली हो चुकी थी। उसकी कलाई पर लोहे की सांकलें जमी हुई थीं, जैसे उसे किसी ने बांध रखा हो। शायद ये वही है, तारा फुसफुसाई, जिसका जिक्र डायरी में था। एक रहस्यमयी औरत जो जहाज पर अकेली चढ़ी थी और फिर सबको मौत की ओर ले गई। अर्जुन ने उसे छूने की कोशिश की। तभी उसके सिर ने एक झटका खाया और बालों के पीछे से उसकी बर्फ सी सफ़ेद आंखें दिखाई दीं, आंखें जिनमें कोई पुतलियां नहीं थीं। वो जोर से चीखी, एक ऐसी चीख जो लोहे को भी फाड़ दे, और दीवारों में गूंजने लगे। जहाज हिल उठा। भागो! कैप्टन चिल्लाया, लेकिन दरवाज़ा बंद हो चुका था खुद ब खुद। औरत अब कुर्सी से उठ चुकी थी। उसकी गर्दन एक अजीब एंगल पर झुकी हुई थी, जैसे उसकी हड्डियां टूटी हों, लेकिन फिर भी वो चल रही थी। मैंने सब कुछ खोया, अब तुम सब भी खोगे। उसकी आवाज़ जैसे किसी कब्र से आ रही हो। अर्जुन ने रिवॉल्वर निकाली और गोली चलाई, लेकिन जैसे ही गोली औरत से टकराई, वो धुआं बन गई और एक पल में अर्जुन के पीछे प्रकट हुई। उसने अर्जुन के कान में फुसफुसाया, अब तुम मेरी कसम हो। अर्जुन की आंखें पल भर को सफ़ेद हो गईं। तारा चिल्लाई नहीं। उसने पुरानी डायरी से एक पन्ना निकाला, जिसमें एक तांत्रिक मंत्र लिखा था, और जोर से पढ़ने लगी। ओम काल भैरवाय नमः। बंद द्वार, बांध आत्मा, व्रत मुक्त हो अब ये जहाज। औरत चिल्लाई, उसकी चीख जहाज को हिला रही थी। दरवाजे के चारों ओर लाल रोशनी फैल गई। अर्जुन जमीन पर गिर गया बेहोश। तारा ने मंत्र दोहराया फिर से, और अचानक औरत हवा में उड़ी और कुर्सी पर वापस आकर बैठ गई। सांकलें अपने आप फिर से उसके हाथों में लिपट गईं। कमरा फिर शांत हो गया। दरवाज़ा अब खुल चुका था। अर्जुन धीरे धीरे होश में आया। क्या हुआ? वो गई नहीं, तारा बोली। वो बस सो गई है, कुछ समय के लिए। हमें इसे यहीं बंद करना होगा, यूसुफ ने कहा। तीनों ने दरवाजे को बाहर से सील किया। तारा ने शापित प्रतीकों को फिर से दोहराया और दरवाज़ा एक बार फिर सदी भर की नींद में चला गया। लेकिन जैसे ही वे जहाज से बाहर आए, किसी ने जहाज की ऊपरी बालकनी से नीचे देखा। वो महिला फिर दिखी थी, पर अब उसके चेहरे पर एक मुस्कान थी। समुद्र शांत था, लेकिन अर्जुन, तारा और यूसुफ की धड़कनों में अभी भी तूफान चल रहा था। RMS काली बाड़ी की छाया जैसे अब उनके सिर पर मंडरा रही थी। वे जहाज से अपने बेस कैंप की ओर लौट चुके थे, लेकिन जहाज से बाहर आते वक्त जो चीज़ उन्होंने देखी थी, वो मुस्कुराती हुई महिला की परछाई, वो किसी डरावनी याद की तरह उनके ज़हन में चिपक गई थी। अगर हमने आत्मा को बांध भी दिया हो, तारा बोली, तो भी जहाज को लेकर अब भी बहुत कुछ अनसुलझा है। अर्जुन गहराई में सोचने लगा। उसने जहाज की डायरी, पुराने नक्शे और तारा द्वारा रिकॉर्ड की गई वीडियो क्लिप्स दोबारा देखीं। डायरी के पिछले कुछ पन्ने अब पहले से साफ दिखाई दे रहे थे। शायद जब आत्मा कमजोर पड़ी तो कुछ छुपी हुई बातें सामने आ गईं। एक पन्ने पर लिखा था, वो औरत सिर्फ एक आत्मा नहीं, वो एक रक्षक थी। हम उसके श्राप को नहीं, उसकी चेतावनी को नजरअंदाज कर बैठे। मतलब? अर्जुन ने पूछा। तारा ने कहा, जिसे हमने आत्मा समझा वो शायद जहाज की सुरक्षा में बैठाई गई कोई देवी या शक्ति थी, लेकिन जब मनुष्यों ने उसका अपमान किया, उसे कैद किया, तभी वो भयंकर हो गई। कैप्टन यूसुफ ने एक और बात जोड़ी, जहाज के लॉग बुक्स में एक जिक्र है, काली बाड़ी का खजाना। शायद जहाज के भीतर कोई रहस्यमयी चीज छुपी थी, जो उस औरत की वजह से सुरक्षित थी। अब एक नई कड़ी खुली। क्या जहाज पर सिर्फ आत्मा नहीं, कोई पुरातन खजाना भी था? तारा को याद आया, जहाज की दीवारों पर उसने कुछ प्राचीन बंगाली लिपि में उकेरे हुए श्लोक देखे थे। हम दोबारा वहां नहीं जा सकते, अर्जुन ने सख्ती से कहा। हम मुश्किल से बचे हैं। लेकिन तारा रुकने वाली नहीं थी। उसने अर्जुन को समझाया, अगर वो आत्मा वास्तव में कोई रक्षक थी, तो उसे क्रोधित करने वालों का भी कोई इतिहास होगा। हमें जहाज के इतिहास को समझना होगा। वो पहले किसका था, उसे कहां से लाया गया और किसने उस औरत को कैद किया। तीनों अब पोर्ट ब्लेयर के समुद्री संग्रहालय में पहुंचे। वहां जहाज की एक पुरानी फाइल मिली, जिसे अब तक कोई खोलने की हिम्मत नहीं कर पाया था। उस फाइल का शीर्षक था। वे जैसे जैसे पन्ने पलटते गए, एक भयावह साजिश सामने आती गई। 1971 में यह जहाज सरकार द्वारा बंगाल की खाड़ी से एक रहस्यमयी काली की मूर्ति को लाने के लिए भेजा गया था। उस मूर्ति के साथ एक पुजारिन भी थी, जो एक व्रत में थी और उसे किसी पुरुष द्वारा छूना वर्जित था। लेकिन रास्ते में कुछ नाविकों ने उसे छू लिया, उसका अपमान किया। वो महिला पुजारिन नहीं, देवी का अवतार मानी जाती थी।
और तब से ही श्राप शुरू हुआ। तो वो आत्मा उस महिला की नहीं बल्कि देवी के प्रकोप का रूप है, तारा बोली। अर्जुन की आंखें फैल गईं। अब वो सिर्फ एक भूतिया जहाज नहीं था, वो एक शापित मंदिर था जो समुद्र की लहरों पर बह रहा था। अगर वो मूर्ति अब भी जहाज पर है, यूसुफ ने कहा, तो उसका प्रभाव कभी खत्म नहीं होगा। तारा ने तय कर लिया, वे एक बार फिर जहाज पर जाएंगे, लेकिन इस बार वो श्रद्धा के साथ जाएंगे, आत्मा को जगाने नहीं बल्कि उसकी मुक्ति के लिए। अंत में उस रात अर्जुन ने सपना देखा। वो महिला जो अब शांत दिख रही थी, समुद्र के किनारे खड़ी थी, उसके माथे पर भस्म थी। उसने अर्जुन की ओर देखा और कहा, मैं काली की रक्षक हूं, जो मेरा आदर करेगा मैं उसका रक्षक बनूंगी, लेकिन जो मेरा अपमान करेगा उसका अंत समुद्र ही लिखेगा। अर्जुन की नींद टूट गई, वो पसीने से भीगा हुआ था। तारा और यूसुफ तैयार हो चुके थे। अब अगला अभियान शुरू होने वाला था, एक आत्मा से क्षमा मांगने का, एक शाप को शुद्ध करने का। 3 दिन बीत चुके थे, समुद्री तूफान थम गया था, लेकिन अर्जुन, तारा और कैप्टन यूसुफ के भीतर एक और तूफान उठ खड़ा हुआ था, एक निर्णय का तूफान। क्या वे दोबारा उस भूतिया जहाज पर लौटें? क्या वे उस आत्मा से दोबारा सामना करें जिसे सबने वर्षों तक शाप समझा? लेकिन अब मामला भय का नहीं था बल्कि मोक्ष का था। उनके पास अब सच्चाई थी, और सच्चाई हमेशा डर से बड़ी होती है। रात को अर्जुन ने अंतिम तैयारी की। उसने अपने बैग में एक पुराना तांत्रिक ताबीज रखा जो उसे उसके नाना जी ने बचपन में दिया था। तारा ने अपने साथ देवी काली का चित्र, गंगा जल और कुछ दुर्लभ संस्कृत श्लोकों की एक पुस्तक रखी। कैप्टन यूसुफ ने न केवल नक्शा संभाला बल्कि एक पत्थर का चौकोर टुकड़ा भी, जिस पर बंगाली में लिखा था, प्रणामा करो रक्षा पावे, प्रणाम करो रक्षा पाओगे। तीनों अब पूरी श्रद्धा, तैयारी और संयम के साथ समुद्र में फिर उतरने को तैयार थे। दूसरी बार जहाज पर चढ़ना। रात के अंधेरे में दूर समंदर में काली बाड़ी फिर से उसी जगह पर खड़ी थी जैसे वो उनका इंतजार कर रही हो। लेकिन इस बार जहाज अलग लग रहा था। अब उसके चारों ओर घना कोहरा नहीं था, नहीं पहले जैसा अजीब सन्नाटा। वो शांत था, स्थिर था, जैसे अब कोई युद्ध नहीं, एक निवेदन हो। जब तारा ने सबसे पहले पैर रखा तो एक नरम हवा उनके चारों तरफ बहने लगी। उस हवा में न डर था, न गंध, सिर्फ एक पुरानी याद की खामोशी थी। हम यहाँ लड़ने नहीं, समझने और श्रद्धा अर्पण करने आए हैं, तारा ने बुदबुदाया। कक्ष संख्या 13 तक पहुंचते समय इस बार जहाज खुद रास्ता दे रहा था। पहले जो दीवारें धूल और लहू से भरी थीं, अब उनमें हल्की चमक थी। कक्ष 13 के बाहर दरवाजा पहले जैसा ही था, भारी, काला, रहस्यमयी, लेकिन अब उसमें कोई भय नहीं था। तारा ने चाबी घुमाई, दरवाजा इस बार बिना किसी विरोध के खुल गया। कक्ष के भीतर अब कोई आत्मा नहीं थी,